हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड 65 प्लस इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये दिल्ली सल्तनत का थर्ड डायनेस्टी था। तो इससे पहले मैं सलेब और खिलजी पे कवर कर चुका हूँ। देन इसके अलावा हिस्ट्री के और भी वेरियस टॉपिक पे कवर किया हूँ टॉपिक वाइज, तो आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के किस डायनेस्टी ने लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रूल किया था। तो जान ही होंगे दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी रूल किए हुए थे। तो इन 5 में से किसका लॉन्गेस्ट पीरियड था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत में लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रूल किया था। तो ये ओवरऑल थर्ड डायनेस्टी था जो लगभग 94 साल तक रूल किया था, 1320 से 1414 तक। तो इसका लॉन्गेस्ट पीरियड था 5 में से। और 94 ईयर्स ये इंडियन हिस्ट्री में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में आपको बहुत सारे डायनेस्टी देखने को मिल जाएंगे जो 300, 400 या उससे भी अधिक सालों तक रूल किए हैं, बट ये दिल्ली सल्तनत में लंबे समय तक रूल किया था 5 में से। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे आपको फाउंडर बताना है, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। तो ये खुद 1320 से 1325 तक शासन करता है और इसे गजी मलिक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में गजी मलिक भी देखने को मिल जाते हैं। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो गजी मलिक भी ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था और इसे गजी मलिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, गियासुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ डैश ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था। तो यहाँ पे आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल के दौरान गियासुद्दीन तुगलक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पंजाब। तो इसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान इसे मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। देन इसके बाद इसे दीपालपुर का गवर्नर बना दिया था, जो दोनों प्रेजेंट पाकिस्तान के पंजाब में लोकेटेड हैं। तो आपको मुल्तान भी देखने को मिल सकता है और पंजाब भी देखने को मिल सकता है। तो मुल्तान और दीपालपुर ये दोनों पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में लोकेटेड हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल के दौरान इसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। तो इससे पहले मैं खिलजी डायनेस्टी पे कवर कर चुका हूँ, अलाउद्दीन खिलजी पे, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। तो ये गियासुद्दीन तुगलक था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था। और गाजी का मीनिंग होता है एक मुस्लिम फाइटर जो नॉन मुस्लिम को किलिंग करने वाला होता है। तो गाजी का मीनिंग होता है एक मुस्लिम फाइटर जो नॉन मुस्लिम को किल करने वाला होता है। तो गियासुद्दीन तुगलक ये पहला सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का गाजी की उपाधि धारण करने वाला। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था, जो प्रेजेंट डे दिल्ली में ही लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, इसके द्वारा तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मंगोल इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 29। तो मंगोलों ने 29 बार भारत पे आक्रमण किया गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान, और 29 बार मंगोलों को विफल होना पड़ा था, असफल होना पड़ा था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है, तो ये 29 बार रेजिस्ट किया था मंगोलों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का काम शुरू करने वाला पहला सुल्तान था। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किसने पहली बार इरिगेशन वर्क को शुरू करवाया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। तो ये गियासुद्दीन तुगलक था जिसने पहली बार सिंचाई काम शुरू करवाया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द राइज ऑफ गियासुद्दीन तुगलक इज रिटन इन द फेमस बुक। गियासुद्दीन तुगलक के उत्थान के बारे में किस प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तुगलकनामा।
तुगलकनामा में गियासुद्दीन तुगलक के राज के बारे में मेंशन किया हुआ है। और तुगलकनामा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। और अमीर खुसरो वह मेनली तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, लेकिन उसका संबंध दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों से है। तो अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को कार्यकाल को देखा हुआ है। तो तुगलकनामा ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक के उत्थान के बारे में मेंशन किया हुआ है। देन यहाँ पे और पुस्तक है, उसे भी हम जान लेते हैं। किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद ये अल बेरूनी के द्वारा लिखा गया था। अल बेरूनी जो महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आया था। देन उसके बाद दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक न्यू रिलीजन था। अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक नया रिलीजन था दीन ए इलाही। और रिशाल ए उसाज, तो ये बाबर के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले मैं मुगल पे कवर कर चुका हूँ और महमूद ऑफ गजनी पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु सेड हनूज दिल्ली दूर अस्त। हनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था हनूज दिल्ली दूर अस्त। तो निजामुद्दीन औलिया ये कौन थे? तो ये एक सूफी संत हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में डिस्प्यूट था। तो जब गियासुद्दीन तुगलक ये बंगाल अभियान से दिल्ली लौट रहा था, तो इसने एक संदेश भिजवाया और कहा निजामुद्दीन औलिया से दिल्ली छोड़ने के लिए। तो इसी दौरान इनके द्वारा कहा गया था हनूज दिल्ली दूरस्त, जिसका मतलब है अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो अनफॉर्चुनेट हिस्टोरियन के द्वारा इसे निजामुद्दीन औलिया का अभिशापी माना जाता है, क्योंकि जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहा था गियासुद्दीन तुगलक, तो जूना खान द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में प्रवेश करते ये महल गिर गया था और 1325 के आसपास में गियासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया था। तो जूना खान जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस होगा, तो ये इसी का पुत्र था। तो इसे अभिशापी माना जाता है निजामुद्दीन औलिया का। तो ये कथन कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, जो एक सूफी संत हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द सक्सेसर ऑफ तुगलक डायनेस्टी आफ्टर गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी का सक्सेसर कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये गियासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी का सक्सेसर बना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को उल्लू खान और फ़क्र मलिक जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उल्लू खान। उल्लू खान के बारे में आप पढ़े होंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो उसका एक सेनापति था। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ का कार्यभार उल्लू खान को सौंप देता है। तो वो भी पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे उल्लू खान के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1325 से 1351 तक है। तो ये 1325 से 1351 तक शासन करेगा। तो प्रोबेबली मध्यकालीन के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्यमान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर नीतियों के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है इसे। तो अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर नीतियों के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। तो ये सक्सेसर बना था गियासुद्दीन तुगलक का। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मच टैक्स डिड मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोज इन द फर्टाइल रीजन ऑफ द दोआब। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ क्षेत्र पर कितना कर लगाया था? तो यहाँ पे आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के फर्टाइल रीजन पे कितना % टैक्स को इम्पोज किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 50%। तो इसने दोआब के फर्टाइल रीजन पे 50% टैक्स को इम्पोज किया था, लेकिन उसी वर्ष दोआब वाले क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया था। तो ये इसका प्लान सफल रहा था। तो ये योजना इसका सफल रहा था। तो इसी प्रकार इसने कई और योजनाएं लागू किए थे नए नए, तो वो सारे सफल रहे थे। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसने पहली बार दोआब वाले रीजन में टैक्स को इंक्रीज किया था। तो इसने पहली बार दोआब वाले रीजन में टैक्स को इंक्रीज किया था। देन सेकेंड इसने कैपिटल को चेंज किया था। देन उसके बाद इसने टोकन करेंसी, साइन करेंसी का यूज किया था। देन उसके बाद इसने खुरासान वाले क्षेत्र में अभियान किया था। देन उसके बाद कराची वाले क्षेत्र में अभियान किया था। तो ये अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसने दोआब वाले फर्टाइल रीजन में 50% टैक्स को इंक्रीज किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से कहाँ शिफ्ट किया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है देवागिरी। तो इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट किया था। तो इसने लगभग 1327 के आसपास में कैपिटल को शिफ्ट किया था
और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। तो आपको ऑप्शन में दौलताबाद भी देखने को मिल सकता, तो इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था और प्रेजेंट डे देवगिरी ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। दिल्ली के किस सुल्तान ने आज की कागज मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा पेश किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है द टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स वाज मॉडल्ड आफ्टर विच कंट्रीज एग्जाम्पल बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तांबे और पित्तल के सिक्कों का उपयोग करने वाली टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के एग्जाम्पल के बाद बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर चाइना। तो ये चाइना से इंस्पायर होकर भारत में टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चाइना। नेक्स्ट विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश ए सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान अमीर कोही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट दीवान अमीर कोही की स्थापना की? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने एग्रीकल्चर के देखरेख के लिए एक अलग डिपार्टमेंट दीवान अमीर कोही की स्थापना की। तो यहाँ पे आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए किस डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था? तो ये दीवान अमीर कोही था। या फिर आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं दीवान अमीर कोही ये किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है जिसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए फेलियर बिकॉज। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस रीजन से एक असफल था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ही वॉज नॉट ए प्रैक्टिकल स्टेट्समैन। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टेट्समैन नहीं था, तो इसी की वजह से इसके जो भी नए नए प्लान थे वो फेल हो गए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ही वॉज नॉट ए प्रैक्टिकल स्टेट्समैन। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद बिकॉज। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों शिफ्ट की? तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है ये किस रीजन से अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बोथ एंड बी। तो देवागिरी ये अधिक सेंटर में था, देन इसके अलावा दिल्ली ये मंगोल इन्वेजन से इनसिक्योर था। तो ये दो मेन कारण थे इसके कैपिटल शिफ्ट करने के दिल्ली से दौलताबाद। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्वर्गद्वारी कैंप इन विच मोहम्मद बिन तुगलक स्पेंट 2.5 years वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। स्वर्गद्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 साल बिताए थे, तो ये किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर गंगा। तो स्वर्गद्वारी कैंप ये गंगा नदी के तट पर स्थित था। तो स्वर्गद्वारी कनौज के पास गंगा नदी के तट पर स्थित था, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में भीषण अकाल के कारण डेरा डाला था और यहाँ पे लगभग 2.5 साल तक रहा था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है स्वर्गद्वारी शिविर ये गंगा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फिलोसफी। तो ये फिलोसफी में निपुण था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट लर्न रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वाज। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान, गणितज्ञ और चिकित्सा सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में निपुण था, तो वह कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जैसे कई ब्रांच में निपुण था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान प्लान्स ए कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना बनाई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने सल्तनत की हिस्ट्री में पहली बार मंगोल टेरिटरी पर कब्जा करने का योजना बनाया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मनियर्स। साहूकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक को साहूकारों का राजकुमार कहा जाता है, तो इसने सबसे अधिक सिक्के जारी किए हुए थे अपने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, तो इसलिए इसे साहूकारों का राजकुमार कहा जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ट्राई टू प्रोहिबिट सती। किस सुल्तान ने सती को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियंस एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने मिक्सचर ऑफ अपोजिट डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द मोरक्कन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला मोरक्कन यात्री कौन था? तो यहाँ पे आपको उस मोरक्कन ट्रेवलर का नाम बताना है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है इबन बतूता। तो ये इबन बतूता था जो भारत आया था 14वीं सेंचुरी में। तो आपसे ये सेंचुरी भी पूछ जा सकते हैं, इबन बतूता ये भारत में कब आया था? तो ये 14वीं सेंचुरी में आया था और उस टाइम दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु रोट किताब उल रहला। किताब उल रहला की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर इबन बतूता। तो ये इबन बतूता के द्वारा लिखा गया था किताब उल रहला, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। तो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं किताब उल रहला का लेखक कौन था? तो ये इबन बतूता था और ये एक मोरक्कन ट्रेवलर था। और मोरक्को आपको प्रेजेंट अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ये अफ्रीका में, बेसिकली अफ्रीका के वेस्ट साइड में मोरक्को आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच ट्रेवलर डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम प्रिवेंट इन इंडिया इन द मेडिवल पीरियड इन डिटेल। किस यात्री ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इबन बतूता। तो ये इबन बतूता है जो मेडिवल इंडिया में भारत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन द विजयनगर एम्पायर वाज फॉर्म्ड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा साउथ इंडिया में 1336 में किया गया था और उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, तो इसके शासनकाल में किया गया था। तो मैं आपको विजयनगर एम्पायर भी कवर कराऊंगा। तो दिल्ली सल्तनत के दो और डायनेस्टी बचे हुए हैं, सैयद और लोधी, तो इसके बाद हम विजयनगर एम्पायर पर ही कवर करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था और उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन द बहमानी किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन डेक्कन। दक्कन में बहमानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये उस टाइम दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो बहमानी किंगडम का स्थापना हसन गंगू के द्वारा 1347 में किया गया था डेक्कन में और उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसके शासनकाल में विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पूछ लिए जाते हैं उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। नेक्स्ट है, इन हुज रेन वाज द बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मॉस्क का निर्माण किया गया था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक डाइड। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिंध। तो इसका मृत्यु सिंध में हुआ था। तो 1351 में इसका मृत्यु थट्टा में हो गया था और थट्टा ये सिंध वाले रीजन में स्थित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिंध। नेक्स्ट है, विच हिस्टोरियन रोट ऑन द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट द पीपल फाइनली गॉट फ्रीडम फ्रॉम हिम एंड हिम फ्रॉम द पीपल। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा कि लोगों को अंततः उनसे और उन्हें लोगों से मुक्ति मिली? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बदौनी। तो ये बदौनी के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, इन विच ईयर फिरोज शाह तुगलक असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1351, 1351 में यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था, तो 1351 पे गद्दी पर बैठता है और 1388 तक ये रूल करेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1351। नेक्स्ट है, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इम्पोज जजिया टैक्स इवन ऑन ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। तो भारत के धरती पर पहली बार जजिया टैक्स मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इम्पोज किया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो 712 एडी में पहली बार भारत के धरती पर इन्वेड किया था, तो ये भारत के कुछ हिस्सों में पहली बार जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। पूरे भारत में नहीं, सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में, पाकिस्तान और रीजन के आसपास ये पहली बार जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। और फिरोज शाह तुगलक ये ब्राह्मण पर भी जजिया टैक्स को इम्पोज करता है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण। जजिया टैक्स सबसे पहले ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स को पहली बार लगाया था। तो इससे पहले और भी शासक थे, तो उनमें से किसी ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स को इम्पोज नहीं किया था, बट ये पहला शासक बना था जो ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक एबोलिश्ड 24 टैक्सेस एंड इंट्रोड्यूस हाउ मेनी टैक्सेस। फिरोज शाह तुगलक ने 24 टैक्स को एबोलिश करके कितने टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 4। तो इसने 24 टैक्स को समाप्त करके 4 टैक्स को शुरू किया था। तो ये 4 टैक्स हैं, खराज, तो ये एक प्रकार का लैंड टैक्स था। देन उसके बाद खाम्स, तो खाम्स ये एक प्रकार का युद्ध में लूटा हुआ धन होता था। देन उसके बाद जजिया, तो जजिया ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। देन उसके बाद जक़ात, तो जक़ात ये इस्लाम से, जो इस्लाम को फॉलो करते थे, उनसे लिया जाता था। तो पूछ लिया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा लैंड टैक्स है? तो ये खराज है। तो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है फिरोज शाह तुगलक ने कितने टैक्स को एबोलिश किया था? तो इसने 24 टैक्स को एबोलिश किया था। देन उसके जगह पर इसने 4 टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक लैंड टैक्स वाज नोन एज। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भूमि टैक्स को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक के समय में लैंड टैक्स को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर खराज। तो इसने खराज टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जो एक प्रकार का लैंड टैक्स था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक इशूड ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स मेड of a mixture of silver and copper, so what were they called? फिरोज शाह तुगलक ने सिल्वर और कॉपर के मिश्रण से निर्मित बड़ी संख्या में सिक्के जारी किया, तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है अद्धा और भीख। तो उन्हें अद्धा और भीख कहा जाता था। तो इसने अद्धा और भीख के नाम से क्वाइंस शुरू किया हुआ था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ए चैरिटी ब्यूरो एंड ए चैरिटेबल हॉस्पिटल। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार ब्यूरो, एक चैरिटी ब्यूरो और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फिरोज तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, एक चैरिटी ब्यूरो और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दीवान बंदगनी ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव वाज फाउंडेड बाय। गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगनी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है दीवान बंदगनी जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट था स्लेव का, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान बंदगनी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। देन इसके अलावा इसके द्वारा दीवान खैरात जो अनाथों और विधवाओं को केयर करने के लिए स्थापित किया गया था। देन दीवान इश्तियाक, तो यह भी इसी के द्वारा स्थापित किया गया था जो एक पेंशन डिपार्टमेंट था। तो इसके द्वारा दीवान बंदगनी, दीवान खैरात और दीवान इश्तियाक, तो ये 3 डिपार्टमेंट स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज शाह तुगलक के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट फिरोज शाह तुगलक के बारे में सत्य है।
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके द्वारा एक चैरिटी डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था। इसने एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का स्थापना किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा दिल्ली में वाटर क्लॉक और सोन क्लॉक का निर्माण करवाया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी था राइट आंसर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट, विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक इन दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। तो इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला फोर्ट का निर्माण करवाया था। देन यहीं पे ऑप्शन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिरी फोर्ट ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ओल्ड फोर्ट ये हुमायूं के द्वारा बनाया जाएगा जब मुगल एम्पायर का स्थापना हो जाएगा। तो उसके बाद हुमायूं जो सेकेंड रूलर बनेगा मुगल का, तो उसने बनवाया था। देन इसके बाद सलीमगढ़ फोर्ट, तो ये सलीम शाह सूरी के द्वारा बनाया जाता है। तो सलीम शाह सूरी ये सूरी एम्पायर से संबंध रखता है। तो सूरी एम्पायर के बारे में जान ही रहेंगे, 1540 में इस डायनेस्टी का स्थापना हुआ था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो इसी वंश से संबंधित है सलीम शाह सूरी। तो उसने सलीमगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था और ये तीनों आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे, सिरी फोर्ट, ओल्ड फोर्ट और सलीमगढ़ फोर्ट। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिरोज शाह तुगलक, तो इसने फिरोज शाह कोटला फोर्ट का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है सिटी ऑफ जहांपना। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था। तो सिटी ऑफ जहांपना ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सिटी ऑफ जहांपना को बनवाया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। देन इसके अलावा हौज खास, कोटला फिरोज शाह एंड पैलेस फोर्ट ऑफ फिरोजाबाद, तो ये तीनों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट नॉन रूलर टू इंट्रोड्यूस कनाल इरिगेशन इन इंडिया वाज। भारत में नहर सिंचाई शुरू करने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फिरोज तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक है जो भारत में नहर सिंचाई शुरू करने वाला पहला ज्ञात शासक है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश द फतेहाबाद सिटी इन हरियाणा। हरियाणा में फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फिरोज तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक है जिसने हरियाणा में फतेहाबाद शहर की निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहाबाद। किस सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर की निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 14वीं सेंचुरी। तो 14वीं शताब्दी में इसने हरियाणा में फतेहाबाद शहर की निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो ये प्रेजेंट हरियाणा में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट वेलफेयर रूलर इन मेडिवल हिस्ट्री। मध्यकालीन इतिहास में प्रथम कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को मेडिवल हिस्ट्री में फर्स्ट वेलफेयर रूलर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, अशोक पिलर्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ वेर ब्रॉट टू दिल्ली एट द टाइम ऑफ। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को किसके समय दिल्ली लाया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय अशोक स्तंभ को टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया गया था। और अशोक के बारे में आप जान ही रहेंगे, ये अपना संबंध मौर्य एम्पायर से रखते हैं। तो ये मौर्य एम्पायर के सम्राट शासक और पूरे भारतीय इतिहास के ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शासक हैं। तो इनके स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले लाया था मेरठ और टोपरा से। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु डेसिक्रेटेड द ज्वालामुखी टेम्पल एंड डिस्ट्रॉय द जगन्नाथपुरी टेम्पल। ज्वालामुखी मंदिर को किसने अपवित्र किया और जगन्नाथपुरी मंदिर को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो यह फिरोज शाह तुगलक है जिसने ज्वालामुखी मंदिर को अपवित्र किया था और जगन्नाथपुरी मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। और ये दोनों टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है। ये प्रेजेंट है, आपको दोनों उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजन टेक्स्ट इनटू पर्शियन लैंग्वेज वाज। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद का कार्य शुरू किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो यह फिरोज शाह तुगलक था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद का कार्य शुरू किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट,
Qutub Minar was originally 4-storied, increases the height of the structure by adding a 5th story. कुतुब मीनार मूलतः 4 मंजिल थे, तो निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने 5वें मंजिल जोड़कर संरचना की ऊंचाई बढ़ाई? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने 5वीं मंजिल को जोड़ा था कुतुब मीनार में। और कुतुब मीनार के हिस्ट्री के बारे में आप जान ही रहेंगे। इसका नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में। तो एक वो सूफी संत थे, तो उनके मेमोरी में इसने नींव रखा था, लेकिन इसका मृत्यु हो जाता। तो उसके बाद इसमें 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने बनवाया और कंप्लीट किया था। तो 3 मंजिल जोड़कर उसने कंप्लीट किया। देन उसके बाद 5वें मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु रोट तारीख-ए-फिरोजशाही। तारीख-ए-फिरोजशाही किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीख-ए-फिरोजशाही लिखा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है महेंद्र सूरी वाज एन एस्ट्रोनॉमर इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान। महेंद्र सूरी निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में एक खगोल शास्त्री थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक खगोल शास्त्री थे। तो ये 14वीं सेंचुरी में एक जैन एस्ट्रोनॉमर थे और इनके द्वारा यंत्र राज लिखा गया था, जो एस्ट्रोलेब पर पहला भारतीय ग्रंथ था। और इनको दिल्ली के तुगलक रूलर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक खगोल शास्त्री, एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। और ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं यंत्र राज ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महेंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, जो एक जैन एस्ट्रोनॉमर थे 14वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट है द वर्क ऑफ म्यूजिक राग दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ। म्यूजिक राग दर्पण का कार्य किसके शासनकाल के दौरान फारसी में अनुवादित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान म्यूजिक राग दर्पण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो इसके समय में म्यूजिक राग दर्पण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड फिरोज शाह तुगलक डाइड। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1388। 1388 में इसका मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1388। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको लास्ट रूलर बताना है, तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह ये लास्ट रूलर था। तो आपको सिर्फ महमूद शाह भी देखने को मिल सकता है, महमूद शाह ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398 AD। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर तुगलक। तो 1398 में उस टाइम तुगलक डायनेस्टी का शासन था जब तैमूर ने भारत पे इन्वेड किया था। तो तुगलक ये 1414 तक लगभग शासन करेगा और इन्वेड ये 1398 में हुआ है। नेक्स्ट ड्यूरिंग हुज रेन डिड तैमूर इन्वेडेड दिल्ली इन 1398 AD। 1398 में तैमूरों ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नसरुद्दीन महमूद। तो उस टाइम तुगलक डायनेस्टी का शासन नसरुद्दीन महमूद था। तो इसके शासनकाल में तैमूरों ने दिल्ली पे आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो ये लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। तो इसके समय में तैमूरों ने आक्रमण किया था दिल्ली पे। नेक्स्ट है विच डायनेस्टीज रूल वाज एस्टैब्लिश ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर द फॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है जब तुगलक डायनेस्टी का पतन शुरू हो जाता है तो इसके बाद दिल्ली पर किस डायनेस्टी का स्थापना होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सैद डायनेस्टी। तो उसके बाद दिल्ली पर सैद डायनेस्टी का स्थापना होता है। तो खिजर खान ये 1414 में नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पे सैद डायनेस्टी का स्थापना करता है। तो ये जो लास्ट रूलर रहता है तुगलक डायनेस्टी का नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, तो इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद फिर नए डायनेस्टी सैद डायनेस्टी का स्थापना करता है। तो ये 4th डायनेस्टी था। तो ऑप्शन
भी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा ए सही है या बी सही है या फिर ए रॉन्ग है या फिर दोनों रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ये पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स को इम्पोज किया था। तो ये पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स को इम्पोज किया था। देन इसके अलावा दीवान खैरात, तो दीवान खैरात तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन ये अनाथों और विधवाओं को केयर करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये अनाथों और विधवाओं को केयर करने के लिए स्थापित किया गया था, ऑर्फेन्स एंड विडोज को केयर करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अचीवमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियां हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन से मोहम्मद बिन तुगलक की अचीवमेंट्स हैं। तो ऑप्शन फॉर द राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो इसके द्वारा टोकन करेंसी शुरू किया गया था, इसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए थे, इसके द्वारा कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसने कराची अभियान शुरू किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द ऑप्शन फॉर द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग डिसीजंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए डिसीजन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसने सबसे पहले कौन कौन से काम किए थे, तो ये पहले आपको जानने पड़ेंगे। तो इसने सबसे पहले दोआब वाले क्षेत्र में टैक्स को इंक्रीज किया था। तो ये ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद इसने कैपिटल को चेंज किया था। तो ये ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद इसने खुरासन वाले क्षेत्र में अभियान किया था। तो ये ऑप्शन डी में है। उसके बाद इसने कराची का भी अभियान किया हुआ था, बट ये ऑप्शन में नहीं है। तो ए सी बी डी, तो ये आपको ए बी सी डी थर्ड में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन थर्ड ही द राइट आंसर है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अरेंज करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके द्वारा जो भी करना है ये अरेंज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन एक तुगलक डायनेस्टी का शासक नहीं था। तो यहाँ पे आपको एक का पहचान करना है जो अपना संबंध तुगलक डायनेस्टी से नहीं रखता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मुबारक शाह। तो ये मुबारक शाह है जो अपना संबंध तुगलक डायनेस्टी से नहीं रखता है। तो गजी मलिक जिसे गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक, देन उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। तो ये तीनों अपना संबंध तुगलक डायनेस्टी से रखते हैं, बट मुबारक शाह ये जो फोर्थ डायनेस्टी था सैयद डायनेस्टी, तो ये सैयद डायनेस्टी का शासक था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर, इसका संबंध नहीं है तुगलक डायनेस्टी से। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग तुगलक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा तुगलक पीरियड के दौरान निर्मित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद ये मुगल के समय बनवाया जाएगा, तो इसका संबंध कोई नहीं है तुगलक पीरियड से। तो तुगलकाबाद, खिरकी मस्जिद एंड फिरोज शाह कोटला, तो ये तीनों तुगलक पीरियड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। जौनपुर शहर का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में जौनपुर शहर का निर्माण करवाया गया था। तो 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने कजन मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में जौनपुर शहर का निर्माण करवाया गया था। तो इस शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था अपने कजन मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय इलीट एज द अकबर ऑफ सल्तनत। इलीट ने किसे सल्तनत का अकबर कहा है। तो इलीट ये एक हिस्टोरियन है। तो यहाँ पे आपको बताना ये किसे सल्तनत के अकबर के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो इसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत के अकबर के रूप में डिस्क्राइब किया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।